संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 68 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी होता है और उपराष्ट्रपति भी इसमें शामिल होता है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, एवं अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन करने के लिए हमारे संविधान में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन कैसे होगा। राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल का व्यवस्था किया गया है संविधान में, जिस निर्वाचक मंडल में हमारे जो संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और जो स्टेट के सदन होते हैं, विधानसभा और यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली और पांडुचेरी। यूनियन टेरिटरी में सिर्फ दिल्ली और पांडुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, इन चारों के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। भाग लेते हैं और क्या निर्वाचन के लिए एक जो उनका निर्वाचक मंडल होता है, उसमें विधायकों का और एमएलए और एमपी, विधायक और सांसद का अलग अलग मत का मूल्य होता है। अब मान लीजिए मत का मूल्य निकालना है विधायक का मत का मूल्य निकालने के लिए किसी भी जिस राज्य के विधायक का मत का मूल्य निकालना है, उस राज्य की जो पॉपुलेशन है, उस राज्य की पॉपुलेशन मतलब जिस राज्य की जो जनसंख्या है 1971 वाली जनसंख्या को उस राज्य में जितने भी विधानसभा में जितनी भी सीटें हैं उससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो भागफल आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। वह एक विधायक का मूल्य मिलता है, वह एक विधायक का मूल्य प्राप्त होता है। और एक सांसद का मूल्य प्राप्त करने के लिए जो सभी विधायकों का मूल्य होगा, मान लीजिए 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट के बाद जो दिल्ली और पांडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, उसके जो विधायकों का मूल्य निकलने के बाद उस विधायकों के मूल्य को जो सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो ये संसद का मूल्य निकल जाएगा, एक सांसद का मूल्य निकल जाएगा। अब क्या होता है कि निर्वाचन में विजयी किसको घोषित किया जाता है? निर्वाचन में विजयी घोषित करने के लिए आपके पास जो भी वैध मत पड़ते हैं, उस वैध मत का आधे से एक अधिक जिसको प्राप्त हो जाता है वह विजयी घोषित हो जाता है। निर्वाचन में अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का मतलब सिर्फ देश का ही नहीं, राज्यों के लिए भी समान रूप से भागीदार हो, इसलिए मतलब राज्य विधानसभा का भी उसमें सदस्य भी उसके निर्वाचन में भाग लेते हैं और यूनियन टेरिटरी के भी भाग लेते हैं, इसलिए उसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। और एकल संक्रमणीय मत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जब इसका निर्वाचन होता है तो जैसे मान लीजिए कि अगर वो राष्ट्रपति आधे से अधिक +1 वोट नहीं पाया है, तो जो उसका नीचे वाले होते हैं, मतलब जो और लास्ट रैंक पे जो कैंडिडेट होते हैं उनका जो मत होता है वो ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए एकल संक्रमणीय मत कहते हैं। निर्वाचन में निर्वाचक पत्र दिया जाता है, जो प्रत्येक जो सदस्य होते हैं उनको निर्वाचक पत्र दिया जाता है। निर्वाचक पत्र में क्या होता है कि जितने भी प्रतिनिधि होंगे, प्रतिनिधियों का अलग अलग नाम होगा और उसके अलग अलग नाम होगा, और जो वोट डालने वाले होंगे, जो विधायक और सांसद होंगे, उनको यह अधिकार होगा कि उनके आगे वो 1 2 3 4 वरीयता क्रम लगाएं। उसी वरीयता क्रम के हिसाब से गिनती होती है। मान लीजिए अगर प्रथम गिनती में ही उम्मीदवार को आधे से अधिक वोट मिल गया, आधे से +1 वोट मिल गया, तो वो विजयी घोषित। किसी सदस्य को ऐसा नहीं होता है तो गणना होती है। दूसरी गणना में क्या होती है कि जो सबसे कम वोट पाया रहता है उसके वोट को हटा दिया जाता है। उसका जो सेकंड चॉइस होता है, सेकंड चॉइस पे देखा जाता है कि सेकंड चॉइस किसकी है। जो उसका सेकंड चॉइस होगा वो उसके हिसाब से ट्रांसफर कर दिया जाता है अदर कैंडिडेट पे। इस प्रकार गणना पूरी होती है। जब गणना पूरी होती है फिर अगर वो कोई कैंडिडेट आधे से +1 वोट पा जाता है तो वो जीत जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यही प्रक्रिया आगे चलती रहती है। इस तरह का जांच का फैसला उच्चतम न्यायालय होता है। और हाँ, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो इस मामले, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है इस मामले में नहीं आप खारिज कर सकते हैं कि किसी निर्वाचक मंडल के सदस्यों की अपूर्णता है। मान लीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है उत्तर प्रदेश में, उस समय सरकार भंग हो गई है, तो इस आधार पर उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है कि हाँ उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है तो ये निर्वाचन अपूर्ण नहीं माना जाएगा।
और क्या है कि अगर उसको अवैध घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा पहले जो कार्य किए गए हैं वो कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, वो कार्य यथावत रूप से जारी रहेंगे। पद के लिए किसी भी उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। वह राज्यसभा नहीं, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए, उसको कार्य नहीं हो और वो किसी लाभ के पद पे ना हो, ऐसा भी देखना पड़ता है। राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जरूरी है। वो ऐसा इसलिए किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं, अगर उनके पास 50 प्रस्तावक 50 नहीं रहेंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनको रोका जा सकता है इसलिए। और कोई भी जैसे जमानत जब्त करने के लिए 1/6 भाग अगर वैध वोटों का नहीं पाते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। जमानत राशि लगभग 25,000 के आसपास होती है। लोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। 1/4 सदस्य, सदन के 1/4 सदस्य इसको साइन करके देंगे। उसके बाद ये राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। 14 दिन का नोटिस दिया जाता है कि हाँ आप इस संबंध में कुछ आपको कहना है, सुनना है तो आप आके सुन लीजिए। उसके बाद अगर वो सदन 2/3 बहुमत से पारित कर देता है उसको, तो वो दूसरे सदन में जाता है जांच के लिए। और जब दूसरे सदन में जांच के लिए जाता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति खुद या अपने प्रतिनिधित्व को उपस्थित रख सकता है, वो देखने के लिए कि क्या जांच हो रही है, क्या सही हो रही है, क्या गलत हो रहा है। उसके बाद दूसरा सदन भी अगर इसको 2/3 भाग से पारित कर देता है तो यह विधेयक पारित होने के तिथि से ही राष्ट्रपति का पद खाली माना जाता है। ठीक, लेकिन महाभियोग में एक बात ध्यान देने लायक ये है कि महाभियोग में केवल लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसमें वो राज्य विधानसभा के कोई सदस्य नहीं शामिल होंगे और ये महाभियोग अतिक्रमण पर ही लागू होता है। इंडिया में जो राष्ट्रपति पे महाभियोग है वो संविधान के अतिक्रमण पर ही होता है। अब क्या होता है कि राष्ट्रपति 5 साल के लिए निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति 5 साल के लिए निर्वाचित होता है, उस बीच वो खुद भी अपना पद त्याग सकता है। अपना पद त्यागने के लिए उसको उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे देगा। और क्या है कि अगर राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो ये महाभियोग की प्रक्रिया है। उसके बाद मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति बीमार हो या कहीं और हो और उसका कार्य करना हो तो उस वक्त उपराष्ट्रपति कर सकता है। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अगर उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं होगा तो सुप्रीम मुख्य न्यायाधीश या अगर वो भी उपस्थित नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक, राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, जैसे कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति और स्वविवेकी शक्ति भी। कार्यकारी शक्ति से क्या तात्पर्य है? शासन संबंधी समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। संघ से सूचना प्राप्त करने का, मान लीजिए अगर वो प्रधानमंत्री को बोलता है या मंत्रिपरिषद को बोलता है कि हमें ये काम, संसद में जो काम ये चल रहा है, ये विधेयक चल रहा है, इसके बारे में हमको सूचना दीजिए, तो प्रधानमंत्री का दायित्व है कि उसको सूचना दिया जाएगा। सलाह के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों मिलकर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये अपने स्वविवेक से नहीं करता है। ये प्रधानमंत्री उसको बताता है कि हाँ ये मंत्री हैं, इसको नियुक्त कीजिए, तो वो नियुक्त करता है। और ये क्या है, SC ST OBC आयोग जो होते हैं इनको नियुक्त करता है। अंतर्राज्यीय परिषद, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो विवाद होते हैं या फिर उसके और भी चीज़ के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। प्रशासकों द्वारा राज्य क्षेत्र को डायरेक्ट प्रशासन करता है। जैसे मान लीजिए दिल्ली हो गया, पांडुचेरी हो गया, इसमें राज्यपाल गवर्नर होते हैं, तो उनके द्वारा ये डायरेक्ट प्रशासन करता है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। मान लीजिए जहाँ पे अनुसूचित जनजाति ज़्यादा है, वहाँ जाति ज़्यादा है, वहाँ के क्षेत्र को ये अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देगा। उससे क्या फायदा होगा कि ये जो उसका जो प्रशासन का पूरा जिम्मेदारी होगी वो राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेगा, सीधे उसका कंट्रोल होगा। ठीक, ये नियुक्त करता है, नियुक्त कई सारे पदाधिकारियों को करता है। तो ये नियुक्त करता है गवर्नर को, चीफ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, कैग को, UPSC के सदस्य को, इलेक्शन कमीशन के सदस्य और हेड को, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य और हेड को, वित्त आयोग के सदस्यों को, एक्सेट्रा।
विधायी शक्ति क्या होती है कि विधायी शक्ति मतलब संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। क्योंकि वो संसद में बैठता नहीं है लेकिन फिर भी वो संसद का अभिन्न अंग होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए कोई भी बनाना होता है तो वो कानून तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उस पर राष्ट्रपति साइन नहीं कर देगा। राष्ट्रपति साइन कर रहा है इसका मतलब वो संसद का एक अभिन्न अंग है। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीन मिला के संसद बनती है। ठीक, संसद का अधिवेशन बुलाने, प्रथम अधिवेशन जैसे मान लीजिए इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद लोकसभा के इलेक्शन हुए उसके बाद जो पहली बैठक आयोजित होगी वो राष्ट्रपति बुलाएगा और राष्ट्रपति अभिभाषण भी देता है उस प्रथम बैठक में। और हर साल जो पहली बैठक होगी उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। अभिभाषण राष्ट्रपति का स्वयं का लिखा हुआ नहीं होता है, वो जो करंट गवर्नमेंट है या बन रही है उसके मंत्री परिषद जो उसको लिख के देते हैं कि हाँ ये बोलिए। वो क्या होता है कि जैसे एक ड्राफ्ट होता है कि सरकार कैसे 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 क्या काम करेगी और वो पीछे क्या क्या काम कर चुकी है, उसका वही मतलब होता है अधिवेशन। और अधिवेशन बुलाता है, स्थगित कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है। लोकसभा का, राज्यसभा नहीं होता है, राज्यसभा अनवरत चलने वाली सभा होती है। संयुक्त सत्र बुलाता है, संयुक्त सत्र केवल साधारण विधेयक पर बुलाया जा सकता है, केवल साधारण विधेयक पर बुलाया। और संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा उपस्थित ना हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। लंबित विधेयक, किसी भी संबंध में संदेश संसद को भेज सकता है। कोई भी विधेयक मान लीजिए अगर संसद में लंबित है तो उसके संबंध में वो संसद को बोल सकता है कि भाई ये विधेयक लंबित है आपका, इसके बारे में हमको बताइए कि क्या क्या इसका आगे का प्रोसेस है, इसका स्टेटस क्या है। ठीक, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति अगर उपस्थित नहीं है मतलब उनका पद रिक्त है तो वो किसी भी सदस्य को लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति नामित कर सकता है। ठीक, लोकसभा में 12 सदस्यों, खेल, शिक्षा, कला, साहित्य, इन सब चीजों से 12 सदस्य को राज्यसभा में निर्वाचित कर सकता है। इसी में सचिन तेंदुलकर और विजय माल्या जैसे लोग इसी में नामित होते हैं। राज्यसभा में, लोकसभा में 2 सदस्य, एग्लो इंडियन सदस्य, वो इसलिए नामित करता है क्योंकि मान लीजिए अगर उसको ऐसा प्रतीत हुआ है तत्काल में उसमें एग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कम है तो वो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कैग, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी एक्सेट्रा की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखता है कि हाँ उसका वार्षिक रिपोर्ट आता है। जैसे कैग का वार्षिक रिपोर्ट आएगा, वित्त आयोग का आएगा, यूपीएससी का वार्षिक रिपोर्ट आएगा, इसको संसद के पटल पर रखेगा कि हाँ इसके बारे में ये रिपोर्ट है, ये चीज़ है, आप इसके बारे में आगे करिए। इलेक्शन कमीशन के सहयोग से जो सदस्य हैं उनके सदस्यता का मतलब उनकी सदस्यता सही है, उनका चुनाव सही से हुआ है नहीं हुआ है, उसके बारे में निर्णय लेता है। संचित निधि से खर्च विधेयक, राज्य सीमा नाम परिवर्तन, संचित निधि से खर्च वाला विधेयक, धन विधेयक और राज्य की सीमा नाम परिवर्तन वाले विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है, उसके पहले नहीं प्रस्तुत हो सकता है। विधेयक क्या होते हैं? मान लीजिए कोई भी विधेयक संसद से पास हुआ, उसको कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसको साइन करेगा तब वो कानून बनेगा। विधेयक मान लीजिए कोई आया, अगर राष्ट्रपति उसको बोल दिया कि हाँ ये सही है तो वो कानून बन जाएगा। अगर वो उस फैसले को अपने पास सुरक्षित रख लेता है तो वो क्या होता है कि वो कानून बन नहीं पाता है। इसका मतलब ये कि उसको सुरक्षित रखने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम उस पर कुछ एक्शन नहीं लिए और जो सरकार खत्म हो गई, दूसरी जब सरकार आई तो वो बोलती है कि भाई इस कानून को आप हटाइए चाहे रखिए, वापस कर सकता है। वापस करने का क्या मतलब है कि संसद द्वारा अगर पुनर्पारित करके संशोधन सहित या संशोधन रहित कोई भी विधेयक संसद द्वारा पुनर्पारित करके संशोधन सहित या संशोधन रहित राष्ट्रपति के पास दोबारा अगर भेजा गया
तो राष्ट्रपति बाध्य है उसको मानने के लिए। राष्ट्रपति इसको ना नहीं कर सकता है, बोलेगा कि भाई अब इसको ना नहीं कर सकते, राष्ट्रपति बाध्य है, इस बात को मान लीजिएगा, इस बात को देख लीजिएगा, रट लीजिएगा। और यही विधायी जो अधिकार हैं, पावर हैं, शक्तियां हैं, वो राज्यपाल के थ्रू भी राष्ट्रपति को मिलती हैं। जैसे राज्यपाल के पास अगर कोई कानून आता है तो राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4। पहला ऑप्शन होता है कि वो कानून को यस कर दे, वो विधेयक को यस कर दे, विधेयक को यस कर देगा तो वो कानून बन जाएगा। और दूसरा ऑप्शन होता है कि वो विधेयक को सुरक्षित रख ले, सेम राष्ट्रपति की तरह। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो विधेयक को वापस कर दे, अगर धन विधेयक नहीं है तो वापस कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है कि वो राष्ट्रपति के पास ट्रांसफर कर दे, भाई हमसे नहीं हो रहा है, आप देख लो क्या है करना है इसका। तो राष्ट्रपति का निर्णय उसके बाद वो राष्ट्रपति के निर्णय के ऊपर है, वो क्या करेगा। तो क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है राज्यपाल के थ्रू, तो वो उसके पास भी यही 3 ऑप्शन है, वो तुरंत एक्सेप्ट कर सकता है, या बोल सकता है कि भाई हम कुछ नहीं बोलेंगे, रख सकता है आप अपने पास, या तो बोल सकता है कि राज्यपाल को बोल सकता है कि भाई इसको तुम अपने विधान परिषद में इसको वापस कर दो। और अगर वहां से में संशोधन सहित या संशोधन रहित वापस आता है तो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है, इसके लिए बाध्य नहीं है कि हाँ उसको पास करना ही है। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश जो होता है वो राष्ट्रपति को स्पेशल पावर दी गई है। वो इसलिए दी गई है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा समय आ गया कि कोई कानून बनाना जरूरी है, और हमारी जो दोनों सदन हैं, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से दोनों ना चल रही हो या दोनों में से कोई एक ना चल रही हो, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो अध्यादेश जारी करके कानून बनाए। अध्यादेश का पावर सेम वही होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है, जिसका भी लिमिटेशन भी वही होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। संसद द्वारा बनाए गए कानून के साथ इसको समांतर नहीं देखा जा सकता है, ये इसकी कंडीशन होती है। अध्यादेश सत्रावसान की अवधि में ही जारी होता है। ठीक, ये जैसे मान लीजिए अभी महामारी अधिनियम हमारा संसद नहीं चल रहा था, तो 2020 में महामारी अधिनियम पर सरकार ने मतलब राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया महामारी अधिनियम में संशोधन के लिए। तो वैसे ही अध्यादेश है, इसको मैक्सिमम 6 महीने तक इसको रखा जा सकता है। वो 6 महीने इसलिए होता है क्योंकि कोई भी 2 सदन के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप होता है। 6 महीने के गैप की वजह से इसका जो मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी है वो 6 महीने होती है। और 6 सप्ताह सत्र ना हो तब, और अगर सत्र चल रहा हो तो 6 हफ्ता सत्र शुरू होने, मान लीजिए सत्र अगर चल रहा है तो 6 हफ्ते के अंदर उसको दोनों सदनों से पारित करना होगा। अगर दोनों सदनों से पारित नहीं हुआ 6 हफ्ते के अंदर तो वो खत्म माना जाएगा। अब 6 हफ्ते कैसे शुरू होंगे? मान लीजिए कि अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है और लोकसभा का सत्र के बाद राज्यसभा का सत्र चल रहा है, तो जो 6 हफ्ते गिने जाएंगे वो जो दूसरा वाला है, जो दूसरा सत्र चलेगा, दूसरे सदन का सत्र चलेगा, उसका सदन का सत्र जब चलेगा उसके बाद से ही गिनती चालू होगी। ठीक, और अध्यादेश को किसी भी समय राष्ट्रपति वापस ले सकता है, और ये क्या होता है कि जो अध्यादेश है वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, इसका न्यायिक समीक्षा हो सकता है। वित्तीय शक्तियाँ, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ में सबसे पहली बात यह है कि जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। बजट सदन के पटल पर रखा जाता है। ठीक, अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं होती है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं होती है। आकस्मिक निधि से अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था राष्ट्रपति ही करता है। ठीक, सेंटर और स्टेट के वित्त प्रबंधन, वित्त के बंटवारे के, टैक्स के बंटवारे के लिए, राजस्व के बंटवारे के लिए हर 5 साल पे एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। तो वो भी राष्ट्रपति करता है और वो वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आती है। अब आइए चलते हैं न्यायिक शक्तियां पे। राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां भी होती हैं, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के समानांतर नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ न्यायिक शक्तियां हैं। जैसे वो किसी भी मसले पे जो करंट सिनेरियो चल रहा है उस पे सुप्रीम कोर्ट से बोल सकता है कि भाई आप हमको सलाह दीजिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है तो राष्ट्रपति को यह बाध्य नहीं है कि वो उसको माने ही, वो उसको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ये भी न्यायिक शक्ति के रूप में ही आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति के पास सजा माफी करने का
भी शक्ति है। सजा माफ़ी इन द सेंस इसलिए कि वो जैसे न्यायालय द्वारा हुई न्यायिक भूल के लिए, और होता है कि न्यायालय द्वारा कोई न्यायिक भूल हुई है या कोई तथ्य छूट गया है जिस पर विचार होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, इसलिए वो सजा माफ़ी का भी प्रावधान है। सजा माफ़ी के लिए आपको 5 तरह के विकल्प होते हैं। क्षमा, पहला है क्षमा। क्षमा का मतलब होता है दोष मुक्त। क्षमा, अगर किसी दोष के लिए किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति ने क्षमा प्रदान कर दी मतलब वो एकदम दोष मुक्त हो गया। जैसे आप मान्यता है, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर गंगा नहा लिया तो सारे पाप धुल जाते हैं, उसी प्रकार अगर राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर दिया तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। लघुकरण में क्या होता है कि दंड का स्वरूप परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए आपको मृत्युदंड, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है कि वो राष्ट्रपति के पास बोलता है कि भाई हमके लिए अपील करता है, तो वहां पे क्या होता है कि उसको लघुकरण कर दिया जाता है। लघुकरण कर दिया जाएगा तो भाई तुम्हारा मृत्युदंड नहीं रहेगा, अब तुमको कठोर आजीवन कारावास रहेगी, तो वो लघुकरण हो गया। परिहार में क्या होता है कि दंड की अवधि घटाई जाती है। मान लीजिए कि अगर आपकी अवधि 10 साल की है कठोर कारावास की, तो उसकी आपकी दंड की अवधि घटा के 5 साल कर दी जाएगी, तो ये परिहार होता है। दंड की अवधि। अब विराम, दंड विशेष अवधि में कम करना है। जैसे मान लीजिए अगर किसी को सजा माफी के तहत विराम दिया गया है, तो मान लीजिए जैसे कोई शारीरिक अपंगता हो गई किसी कैदी की, या फिर वो महिला प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको विशेष अवधि में उसका जो दंड होता है, दंड की अवधि को कम कर दिया जाता है, खाली दंड की अवधि को। प्रविलंबन, दंड पे अस्थायी रोक लगाते हैं। प्रविलंबन तब जारी किया जाता है जैसे मान लीजिए हम कोई व्यक्ति है तो वो सजा माफी के लिए आवेदन कर रहा है, उसके बाद कल या परसों फांसी होने वाली है, तो राष्ट्रपति सबसे पहले इसको प्रविलंबन इशू करेगा। प्रविलंबन इसलिए इशू करेगा क्योंकि भाई इसको समय मिल जाए और ये बाकी राष्ट्रपति जांच ले, देख ले क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और ये सब जो सजा माफी होती है। आपातकालीन शक्तियाँ, संविधान में 3 तरह के आपातकाल की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन 356 एंड 365, वित्तीय आपातकाल 360। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है कि 352 के अनुसार अनुच्छेद, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि युद्ध या बाह्य आक्रमण द्वारा देश को खतरा है या किसी भाग की सुरक्षा को संकट है, तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर, इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति की आवश्यकता होती है। मंत्रिमंडल अनुमति दिया, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, ठीक। उद्घोषणा के 1 माह तक रहता है, और जो सदन का बैठक बैठेगा कि और अनुमोदन करेगा जब सदन, तो उसके 6 महीने तक रह सकता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल अगर बताता है कि फलाने राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, या राष्ट्रपति को खुद आभास हो जाए कि फलाने राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देता है। राष्ट्रपति शासन लग गया। उसके बाद वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो होता है वो अगर राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि हाँ हमारे देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है, तो वह वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगा है। 1962 में चीन जब आक्रमण किया था, 1961 में पाकिस्तान आक्रमण किया था, 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर, 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था जब इंदिरा गांधी थी, उसी समय इमरजेंसी भी लगी थी। वीटो शक्ति, ये सब तो राष्ट्रपति की शक्ति हो गई। अब इसमें से कुछ अलग चीज देख लीजिए। वीटो शक्ति। वीटो शक्ति क्या होती है? वीटो शक्ति, राष्ट्रपति के पास स्पेशल पावर होती है कि वो किसी अध्यादेश को अपने पास रख सकता है या उसको भेज सकता है, उस पर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। वीटो शक्ति राष्ट्रपति को इसलिए दी जाती है, जैसे मान लीजिए कोई संसद कोई कानून बना दिया है तो उसको अगर लगता हो कि हाँ जल्दीबाजी में कानून बन गया है या सभी पहलुओं को अच्छे से विश्लेषण नहीं किया गया है, इसलिए उस कानून को रद्द करने के लिए, उस कानून को रोकने के लिए और थोड़ा समय देने के लिए वीटो शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। वैसे तो 4 तरह के वीटो शक्ति होते हैं, लेकिन भारत में 3 तरह की ही फॉलो होती है। अत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, पूर्ण वीटो। इसको अत्यांतिक वीटो कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं और पूर्ण वीटो भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति अपनी राय को सुरक्षित रखता है। विधेयक खत्म हो जाता है, अधिनियम नहीं बन पाता है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति अपने रखता है, विधेयक खत्म हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है।
निलंबनकारी वीटो, साधारण बहुमत से इसको हटाया जा सकता है। धन विधेयक निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसको क्या होता है कि अगर कोई निलंबनकारी का मतलब ये होता है कि आप विधेयक को थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं इन द सेंस कि ये कि राष्ट्रपति बोलता है कि भाई ये चीज़ संशोधन कर दीजिए, आप संशोधन करके अगर दोबारा आता है तो राष्ट्रपति के बाध्य हो जाता है कि हाँ भाई संशोधन करके बिना संशोधन के भी अगर वापस आए तो राष्ट्रपति बाध्य है कि हाँ आपको ये करना पड़ेगा। पॉकेट वीटो क्या होता है कि कोई निर्णय नहीं लिया गया है, संविधान में इस निर्णय के लेने या ना लेने की कोई समय सीमा नहीं बनाई गई है। यही कारण है कि ये शक्ति हमको हमारे राष्ट्रपति को अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में अधिक पावरफुल बनाती है। सिर्फ इस शक्ति क्योंकि अमेरिका में जो पॉकेट वीटो है उसका 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर उसको आपको वापस करना पड़ता है, जबकि भारत में कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है, तो आप जब तक चाहें उसको रोक सकते हैं। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन अधिनियम को रोकने के लिए किया था। विशेषित शक्ति जैसा कि आपको पता ही है कि सिर्फ 3 शक्तियां ही भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। विशेषित शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, ये अमेरिका में है, ये उच्च बहुमत द्वारा निरस्त किया जा सकता है। ठीक, इसके अलावा राष्ट्रपति के पास स्वविवेकी शक्तियां भी होती हैं। हालांकि राष्ट्रपति के पास कोई लिखित संविधान में स्वविवेकी शक्तियां नहीं है, फिर भी ऐसा चलन में चला आ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि लोकसभा इलेक्शन हुआ और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिला तो राष्ट्रपति किसी को भी नामित कर सकता है, किसी को भी आमंत्रित कर सकता है कि आप आइए सरकार बनाइए, जिसको लगे कि हाँ ये सरकार बना सकता है, और उसको 1 महीने का समय दे सकता है, आप अपना वो बहुमत सिद्ध कीजिए और बनाइए। या फिर राष्ट्रपति ऐसा कई बार हुआ है, के दशक में ऐसा कई बार हुआ है। उसके बाद क्या जो होता है अपने विवेक के आधार पे भी प्रधानमंत्री चुन सकता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और उसके जो दल हैं, दल में कोई नेता नहीं है जिसको सब लोग मान सकते हो, तो वो किसी को भी एक नियुक्त कर सकता है। उसके बाद वो जैसे इसका एक उदाहरण ये है कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो राजीव गांधी को क्या बोलते हैं ज्ञानी जैल सिंह ने प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। तो ये सब उसकी स्वविवेकी शक्तियाँ होती हैं। मंडल को और एक स्वविवेकी शक्ति उसकी ये होती है कि मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है। तब विघटित कर सकता है जब उसका बहुमत ना हो, सदन में उसका बहुमत सिद्ध ना कर पाए। लोकसभा को विघटित कर सकता है तब जब मंत्रिमंडल अपना बहुमत खो देता है तो लोकसभा को विघटित कर सकता है। ये रहे आपके राष्ट्रपति के बारे में। अब कल आपको हम